ठीक है। हम बात करें ऑपरेटर्स की सी शार्प में, हम किसी भी एक प्रोजेक्ट पर, फॉर एग्जांपल हमारी ये फर्स्ट ऐप है, हम अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सारी ऑपरेटर्स की टाइप हैं जो कि सी शार्प के अंदर आप प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर की हम बात करेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं? देखें, वो तमाम ऑपरेटर जिसकी मदद से हम मैथमेटिक्स परफॉर्म करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस, ठीक है, ये सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। अब प्लस से मुराद क्या है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ वेरिएबल ले लेता हूँ, इंटीजर ए बी सी, 3 वेरिएबल मैंने ले लिए और इनको फ्लोट टाइप रख लेता हूँ, ठीक है जी। ए इक्वल्स टू 10.6f, ये फ्लोट वैल्यू है। बी इज इक्वल्स टू 77, ठीक है, दोनों वैल्यूज़ मैंने कर ली। अब मैंने कहा सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो देखें ये पूरी लाइन एक स्टेटमेंट भी है, ठीक है, ये लाइन भी एक स्टेटमेंट है, लेकिन ये लाइन स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन नहीं है। ये लाइन एक एक्सप्रेशन भी है और ये भी एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जहाँ पर ऑपरेटर और ऑपरेंड्स एक साथ आ जाएं, ठीक है। अब यहाँ पर सी इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पर 2 किस्म के ऑपरेटर यूज हो रहे हैं। एक प्लस का ऑपरेटर जो कि हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर है, प्लस करता है 2 आर्ग्यूमेंट को, और इक्वल टू का साइन असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर और भी होते हैं, लेकिन पहला बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो इक्वल टू का साइन है, जिससे आप किसी भी वेरिएबल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं एक और अर्थमेटिक ऑपरेटर आपके सामने करता हूँ, ए माइनस बी, ठीक है भाई, तो ये भी अर्थमेटिक ऑपरेटर है। मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर लिया हमने, मल्टीप्लाई डिवाइड। एक और अर्थमेटिक ऑपरेटर है जिसका नाम है मॉड्यूलस। देखिए ये तो एडिशन करके हमें दे देगा, ये सब्ट्रैक्शन करके दे देगा आउटपुट, ये मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन। हमारे पास मॉड्यूलस का आंसर क्या है वो हम देखते हैं। मॉड्यूलस बेसिकली रिटर्न करता है आपके पास रिमाइंडर। क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर ऑफ ए एंड बी, और यहाँ पर मैंने कॉन्केडिनेट करके सी को प्रिंट कर दिया। ये जो प्लस है जो हम राइट लाइन में यूज़ कर रहे हैं, ये क्योंकि स्ट्रिंग के साथ लिखा हुआ तो ये कॉन्केडिनेशन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है, ठीक है, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने लास्ट में सी की जो वैल्यू है वो ए मॉड्यूलस बी है, तो जो भी बनता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको डिवाइड करूँ, 5 दे दिया मैंने ताकि हमें कुछ रिटर्न बचे, कुछ रिमाइंडर आए, ठीक है। प्रोग्राम हमने चलाया, प्रोग्राम रन होके हमें आंसर देगा। जब ए को डिवाइड किया था बी से तो 0.60 समथिंग रिमाइंडर बचता है। रिमाइंडर से मुराद बाकी रह जाने वाली वैल्यू आफ्टर डिवीजन। तो हम इसको ज़रा प्रॉपर करके देखें। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 10 लिखा हुआ है तो 10 जब डिवाइड होगा 5 से तो आंसर आएगा 0। सॉरी, मैं इसको उससे रन करता हूँ। देखिए रिमाइंडर क्या आ गया? 0। लेकिन अगर हम यहाँ पर 13 दे दें तो अब रिमाइंडर क्या आएगा? 3, क्योंकि जब 5 से डिवाइड होता है 10 तो आंसर बनता है 3। अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से हैं? रिलेशनल ऑपरेटर होता है कि भाई ए ग्रेटर देन बी, ठीक है भाई, ये एक हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, सही। अब मसला क्या है कि ये बात या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। तो हर रिलेशनल ऑपरेटर का जो रिटर्न है वो है बूलियन। क्या है? बूलियन। तो हम अगर इसको बूलियन वेरिएबल में रख दें, बूलियन आंसर इक्वल टू दिस, तो देखें यहाँ पर ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो गई। अब आंसर या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा कि भाई ए बड़ा है बी से या फिर ए छोटा है बी से, लेस देन का साइन, एक ग्रेटर देन रिलेशनल ऑपरेटर, एक लेस देन। इसी तरह या तो बराबर है, इक्वल्स टू, डबल इक्वल टू जब लगाया जाता है सी शार्प में, इसका मतलब है ये रिलेशनल ऑपरेटर है। ये जो सिंगल इक्वल टू ये असाइनमेंट है कि भाई आंसर को बराबर कर दो इस वाली स्टेटमेंट के। समझ आ रही है बात? अच्छा, अगर आपको कभी कन्फ्यूजन हो इस बात में कि सर ये क्या है, तो आप इस यहाँ पे ब्रैकेट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आपकी कन्फ्यूजन खत्म हो गई कि ये असाइनमेंट है और ये पूरा एक रिलेशनल अर्थमेटिक रिलेशनल ऑपरेटर है और ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, रिलेशनल स्टेटमेंट लिखी हुई है, सही नहीं। इक्वल्स टू है तो नॉट इक्वल्स टू भी है कि भाई ए बी के बराबर नहीं हो तो ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। फिर इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू भी है। ग्रेटर देन इक्वल टू या तो बड़ा हो या फिर बराबर हो, क्योंकि अगर लिखा हुआ है 5 और 6
ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए जब बड़ा होगा बी से, तो अगर दोनों बराबर होंगे तो भी ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या हुआ है, जब ए बड़ा हो बी से। तो अगर मैं यहाँ पर यूँ कहूँ कि भाई ए भी 13 है और बी भी 13 है, सही है, तो अब देखो मैं आंसर का आउटपुट लेता हूँ, डायरेक्टली लेते हैं, मैं यहाँ पर कुछ और नहीं लिख रहा, ठीक है, आंसर का हम आउटपुट ले रहे हैं। तो ए बड़ा है बी से, नहीं है, चलाते हैं प्रोग्राम, तो देखो फॉल्स आ गया कि दोनों बराबर है, समझ आया। तो ये ग्रेटर देन है, अगर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ होता, अब ये बात ट्रू हो जाएगी कि या तो बड़ा हो या फिर बराबर हो, ठीक है नहीं। इसी तरह लेस देन इक्वल टू भी मौजूद है, लेस देन और इक्वल टू, अगर लेस देन करेंगे तो फिर फॉल्स हो गई ये बात, क्योंकि दोनों तो बराबर है। इक्वल टू कर देंगे तो ये बात ट्रू हो गई। मैंने कहा जब नॉट इक्वल टू हो तब ट्रू होना, अब क्या आंसर आएगा, फॉल्स आएगा, बिल्कुल ठीक है भाई। इसी तरीके से हमारे पास तमाम रिलेशनल ऑपरेटर हमने पढ़े, इसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू, ठीक है भाई। ये हमारे पास 6 किस्म के रिलेशनल ऑपरेटर है। जब भी 2 बार इक्वल टू आपको मिले तो आप समझ जाएं कि ये इक्वल्स चेक किया जा रहा है, इसका आंसर या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो नॉर्मली जब हम इफ एल्स करते हैं तो हम इफ के बाद इसी तरह की कंडीशन लिखते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो हम अपने इफ एल्स वाले टॉपिक में उसको पढ़ेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, देखिए भाई ये वाली बात ट्रू है, ये वाली बात इस वक्त ट्रू है। मैंने कहा इसके साथ साथ एक और बात ट्रू हो तब चलना है आपने, तब ट्रू होना है वरना नहीं होना। तो मैंने एंड का साइन लगाया, ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है, ये एक लॉजिकल ऑपरेटर, 2 बार एंड लगाने का मतलब है एंड, ठीक है नहीं। ए बराबर हो बी के और उसके साथ साथ एंड ये भी हो क्या कि ए लेस देन हो बी के, ठीक है। तो एक्चुअली आप एक कंडीशन के अंदर 2 कंडीशंस दे रहे हैं, अब इन दोनों कंडीशन के ट्रू होने पर ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। अब जरा गौर करें, ये वाली बात ट्रू है लेकिन एंड के इस तरफ वाली बात फॉल्स है, चलाते हैं प्रोग्राम, फॉल्स आ गया, ठीक है भाई। ये फॉल्स क्यों हुआ हम इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपके सामने नोट पैड के ऊपर थोड़ा सा एक काम करता हूँ कि भाई 1 का मतलब है ट्रू और 0 का मतलब है फॉल्स। ट्रूथ टेबल हमने पढ़ा होगा, तो देखिए जब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है तो आंसर क्या आता है, तो एक्चुअली एंड क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। ट्रू और ट्रू होंगे तब एंड ट्रू हो जाएगा, अगर फॉल्स और ट्रू होंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा, अगर ट्रू और फॉल्स होगा तो भी ये फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स तो होता ही फॉल्स है। इसका मतलब ये हुआ कि एंड की कंडीशन सिर्फ उस वक्त ट्रू होगी जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, ठीक है जी। आइए दोबारा चेक करते हैं कि भाई मैंने कहा जब ए बी के बराबर हो और ए बड़ा हो या बराबर हो बी के, अब ये दोनों बातें ट्रू हो गई, सही ना भाई। ये वाली बात तो है ही ट्रू और ये वाली बात भी ट्रू है, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू तो है ना। अच्छा भी, या फिर ऐसा करते हैं, मैंने कहा जब ए छोटा हो बी से और ए बड़ा हो 10 से, अब देखें अब ये दोनों बातें ट्रू है। ए 10 से ग्रेटर है, हाँ जी है बिल्कुल 13 है, और ए लेस देन है बी से, ये बात भी सही हो गई, ठीक है। प्रोग्राम चलाते हैं, ट्रू हो गया, सही है। अगर इनमें से कोई भी बात फॉल्स होती है, मतलब ए बड़ा है 15 से, तो ये वाली बात फॉल्स है, तो देखो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, इसके दोनों तरफ, मतलब इस ऑपरेटर के दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी दोनों बातें ट्रू होनी चाहिए, तब ये ट्रू होता है, अगर अदरवाइज ये हर हाल में फॉल्स हो जाता है। ओके बेटा, अच्छा जी। एक और है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर जिसको और कहते हैं, इसके लिए पाइप का साइन यूज होता है, 2 बार पाइप, ये है और ऑपरेटर। ये पाइप का साइन आपको कीबोर्ड पे कहाँ मिलेगा, आपके कीबोर्ड पर, मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दिखाता हूँ, आपके कीबोर्ड पर यहाँ आप देखें एक बैकस्लैश का साइन है, इसके साथ अगर आप शिफ्ट दबा देंगे तो ये देखिए पाइप का साइन मिलेगा, ठीक है। तो ये पाइप साइन है जो मैंने शिफ्ट के साथ दबाया 2 बार, ओके। ये नॉर्मली हमारी इंटर की के ऊपर होता है, जहाँ पर भी जिस भी नॉर्मल कीबोर्ड पर आप देखेंगे इंटर की के ऊपर वाली की के अंदर ये होता है, ठीक है भाई, पाइप साइन। अब देखें ये वाली बात फॉल्स है और ये वाली बात ट्रू है, चलाते हैं इसको तो ये ट्रू हो गया,
एक फॉल्स होने के बावजूद ये ट्रू हो गया, क्योंकि और की जो सिचुएशन है वो क्या है, वो है और, मैं और बताता हूँ आपको, 1 + 1 और में प्लस होता है, ये भी 1 है, 1 + 0 मतलब ट्रू प्लस फॉल्स, ये भी 1 है, फॉल्स प्लस ट्रू ये भी 1 है, और ये सिर्फ उस वक्त फॉल्स होता है जब दोनों फॉल्स, जब इसके दोनों तरफ की कंडीशन फॉल्स होंगी तब ये टोटली फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज ये हर हाल में ट्रू रहेगा। कोई एक भी ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इसमें और लगा हुआ है, और का मतलब इंग्लिश का या। ठीक है भाई, मैं अब दोनों सिचुएशन आपको समझाता हूँ कि देखिए यहाँ पर मैंने कहा हुआ है कि ए बड़ा हो 15 से या फिर ए छोटा हो 20 से, तो या फिर की वजह से ये वाली बात ट्रू है, तो जब ये वाली बात ट्रू है तो आंसर ट्रू हो गया। अगर ये भी फॉल्स कर दिया, ए 15 से भी बड़ा हो और ए 20 से भी बड़ा हो, तो दोनों बातें फॉल्स हो गई, तो प्रोग्राम फॉल्स हो गया। कोई मसला? अगर मैं यूं कहूं ए बराबर हो 13 के, ये बात ट्रू हो गई, और ये वाली बात क्या है, फॉल्स है, चलाया तो ट्रू हो गया। अगर दोनों बातें ट्रू हो जाएं तो भी ट्रू होगा, ठीक है जी, क्योंकि ये और ऑपरेटर। ठीक है भाई, बहुत सिंपल और की लॉजिक। ठीक है भाई, एंड की लॉजिक उस वक्त होती है जब दोनों चीज़ें ज़रूरी हो। फॉर एग्जाम्पल भाई, अगर हमें चाय बनानी है, अगर हमें चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए भाई आग भी चाहिए और पानी भी चाहिए और पत्ती भी चाहिए, ये 3 चीज़ें तो बहुत ही ज़रूरी है चाय बनाने के लिए, इनके बगैर चाय नहीं बन सकती। अब और कहाँ लगेगा सर? भाई या तो चीनी मिल जाए या गुड़ मिल जाए, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ मिल जाए तो आपकी चाय मीठी हो जाएगी, अदरवाइज चाय मीठी नहीं होगी। समझ आया? यहाँ पर और है, आप चीनी डाल लें या गुड़ डाल लें, दोनों चीज़ों के हिसाब से आपका काम चाय बन जाएगी आपकी मीठी। ठीक है ना भाई? हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने में टमाटर या फिर दही, ठीक है, यहाँ और चलता है, लेकिन अगर चिकन बिरयानी है और चिकन ही ना हो और चावल ना हो, तो चिकन और चावल दोनों ज़रूरी हैं चिकन बिरयानी बनाने के लिए, ये एंड ऑपरेटर है। हाँ, ये हो सकता है कि भाई बिरयानी बनानी है, या तो चिकन ले आओ या फिर गोश्त ले आओ, यहाँ और ऑपरेटर है। ठीक है भाई, समझ आया? अच्छा जी, तो ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर दोनों हो गए। एक और रिलेशनल ऑपरेटर, एक और सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर, एक और लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास नॉट। क्या है? नॉट क्या करता है, हमारी पूरी कंडीशन को फॉल्स कर देता है। देखिए ये बात अभी ट्रू है, ये बात हमेशा ट्रू है क्योंकि और लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ इस पूरी कंडीशन से पहले एक नॉट लगा दूँ, अकेला नॉट ऑपरेटर, ये इस पूरी कंडीशन को क्या कर देगा, उल्टा नॉट कर देगा, जिसको हम कहते हैं प्राइम कर देगा। ठीक है जी, पूरी कंडीशन फॉल्स हो गई, ट्रू को फॉल्स कर दिया तो फॉल्स को ये ट्रू कर देता है, इन्वर्स करता है नॉट हमेशा। नॉट हमेशा क्या करता है, इन्वर्स कर देता है, उल्टा कर देता है। ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी, तीनों हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ लिए। अच्छा, इसके बाद हमने कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ने हैं, सॉरी कंडीशनल ऑपरेटर भी हमने पढ़ लिए। हाँ, कंडीशनल ऑपरेटर हमने पढ़ लिए, हमें पढ़ने हैं इसके बाद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए भाई, मेरे पास एक वेरिएबल है ए, उसकी वैल्यू है 13। ओके, अगर मैं प्रिंट करूं ए को तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, 13। सही है। अगर मैं प्रिंट करूं ए प्लस प्लस, ए को इंक्रीमेंट कर दे, ठीक है, 14 हो जाएगा आपके मुताबिक, लेकिन यह थोड़ा सा मसला है, हम चलाते हैं देखो 13 ही आंसर है, 14 हमें आंसर नहीं मिला। क्यों हुआ ये मैं भी समझाता हूं आपको। अगर मैं कहता हूं प्लस प्लस ए, प्लस प्लस ए, अब ये इंक्रीमेंट ही कर रहा है अभी भी, अब 14 हो गया। फर्क क्या पड़ा, देखिए मैं समझाने के लिए, जब आप कहते हैं ए प्लस प्लस तो इसका मतलब है पहले ए को प्रिंट करो फिर इंक्रीमेंट कर दो, पहले प्रिंट करो फिर, इसलिए वो पहले प्रिंट कर देता है उसके बाद इंक्रीमेंट होता है, तो वैल्यू तो 14 हो गई, लेकिन प्रिंटिंग के वक्त 13 ही थी। जब उसने प्रिंट किया उस वक्त 13 थी, बाद में 14 हो गई। कैसे पता चलेगा, आइए हम इसको दोबारा से यहाँ प्रिंट कर देते हैं, सिर्फ ए को। इस लाइन में वैल्यू इज 13 एंड इंक्रीमेंट आफ्टर प्रिंटिंग। वाई आफ्टर प्रिंटिंग ये मैं भी बताऊंगा,
ठीक है, इस लाइन में वैल्यू क्या मिलेगी, देख लें आप 13 और 14। तो इंक्रीमेंट तो किया उसने इस लाइन में, लेकिन कब, आफ्टर प्रिंटिंग। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, पहले प्लस प्लस लगा दिया, तो अब यहाँ 14 और 14 हो गया दोनों, इंक्रीमेंट अभी भी हुआ लेकिन पहली लाइन में भी हो गया, दूसरी में क्या हुआ, ये जो हमने इंक्रीमेंट पहले लगाया, किसी भी वेरिएबल से पहले लगाया, इसको कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। क्या कहते हैं, पहले इंक्रीमेंट करें फिर काम करें। अगर हमने किसी वेरिएबल के बाद लगाया तो इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। क्या कहते हैं, पोस्ट, बाद में इंक्रीमेंट करें। पोस्ट और प्री का मतलब समझ आता है ना भाई, प्री पेड सिम पहले पैसे दे बाद में कॉल करें, पोस्ट पेड सिम पहले कॉल कर लें बाद में पैसे दे दें, सही नहीं, तो ये फर्क है ना। तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, इसलिए ये इस लाइन के बाद इंक्रीमेंट होता है, लाइन अपना काम कर देती है, लाइन जब खत्म होती है फिर इंक्रीमेंट होता है, इसलिए अगली लाइन में हमें वैल्यू मिल जाती है बड़ी हुई। ठीक है, अगर हम प्री इंक्रीमेंट करते हैं तो हमें पहले ही इंक्रीमेंट मिलेगा। इसी तरह डिक्रीमेंट है, 13 माइनस 1 कितना होता है 12, लेकिन इस लाइन में 13 ही है क्योंकि हमने पोस्ट डिक्रीमेंट किया। अगर हम प्री डिक्रीमेंट करेंगे तो ये प्री डिक्रीमेंट हो गया। ओके जी, तो ये हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर थे। ओके हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, ये ऐसे लॉजिकल ऑपरेटर हैं जो आपकी वैल्यूज को पहले बिट्स में कन्वर्ट करते हैं फिर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और का मतलब प्लस, जो हमने पढ़ा है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। आइए मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ कि अगर हम वेरिएबल ए और बी लेते हैं, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 19। ठीक है भाई, दो वेरिएबल मैंने लिए और मैं प्रिंट कर रहा हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन में ए एंड बी, ए एंड बी को मैंने प्रिंट कर दिया। ये बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर है। आउटपुट देखते हैं पहले इसका। अच्छा, ये एक्चुअली इस तरह से प्रिंट इसलिए नहीं होगा कि आप डायरेक्टली इसको प्रिंट नहीं कर सकते फ्लोट में, तो आप ऐसा करेंगे सी इज इक्वल्स टू ए एंड बी। ओके जी, ओके। वो कह रहा है फ्लोट पे इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते, राइट, तो हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देते। सही, कोई मसला, फ्लोट वेरिएबल का प्रॉब्लम, तो मैंने इसको इंटीजर में कर दिया क्योंकि ये बिट वाइज ऑपरेटर है, ये फ्लोट पे काम कर ही नहीं सकते ना, ये पॉइंट की वैल्यू को हमेशा ज़ाया कर देते हैं। ठीक है, अब सी शार्प जो है एक बड़ी स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है, इसलिए वो अलाउ ही नहीं कर रही, उसका एडिटर ही रोक देता है इसको यहाँ पर। ठीक है, अगर हम सी लैंग्वेज में कोड लिखते तो कोड चल जाता, लेकिन वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को ज़ाया कर देता। ठीक है, गार्बेज कर देता। तो यहाँ पर ए एंड बी का आउटपुट हमें मिल रहा है किसमें, सी में। तो हमने प्रिंट किया सी को, तो देखें आउटपुट क्या आ रहा है 2। अब ये कोई लॉजिक बन नहीं रही सर, 10 और 19 का एंड करके 2 क्यों आया। ठीक है ना भाई, ये कुछ लॉजिक समझ नहीं आई कि भाई किस तरह से 2 हो सकता है। ये डिफरेंस तो 9 का है, अब 9 डिवाइड बाय 2 भी करो तो आंसर आता है 4.5। 2 क्यों आ रहा है, ये एक सवाल बन गया हमारे लिए। ठीक है, आओ इसका हल करते हैं। इस तरह से हम और चेक कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ 19 की बजाय 20 लें तो क्या आएगा। ठीक है भाई, फिर चलाते हैं। अब आ गया 0। ठीक है भाई, ये क्यों हुआ, इसकी मैं अभी आपको पीछे लॉजिक बताता हूँ। तो हम इसको 19 रखते हैं पहले और 2 देखें क्यों आया। देखिए भाई, बिट वाइज ऑपरेटर का मतलब है, मैंने यहाँ पर एक्सेल की एक शीट खोली है ताकि मैं आपको बिट वाइज ऑपरेटर समझा सकूँ। बिट वाइज ऑपरेटर का मतलब है कि आप पहले 10 की बिट्स निकालें। अब 10 की बिट्स कैसे निकलेंगी, 2 5s are 10, 2 4s are 2 2s are 4, कितना बचा 1, कितना बच गया, एलसीएम जिस तरह निकालते हैं। सही ना भाई, ऐसे ही करते रहे। और 2 1s are 2, तो कितना बचा 0। ओके, अब मैं एलसीएम वाला इसका माहौल अगर मैंने बनाना है तो मैं यहाँ पर इसको वो लगा देता हूँ। कहाँ गए बॉर्डर, सिर्फ इनर बॉर्डर भी तो होता है। खैर देखो, एलसीएम आ गया, 2 5s are 10, तो कितना बचा 0, कुछ नहीं बचा। 2 2s are 4, कितना बचा 1, 2 1s are 2, कितना बचा 0। तो जो बिट बना वो बना 1 0 1 0। ये किसकी बिट है, 10 की। 10 की जो बिट्स जनरेट हुई हैं, 10 को जब बाइनरी में कन्वर्ट किया तो ये आंसर आया हमारे पास। ठीक है जी, सेम इसी तरह जब हमने 19 को, मैंने कहा 2 9s are 18, कितना बचा 1, 2 4s are 8, कितना बचा 1, 2 2s are 4 0, और 2 1 is 2 0। तो मेरे पास बिट्स बनी 1 0 0 1 1। ये बिट्स हैं किसकी,
10 की और ये बिट्स है किसकी 19 की। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने एंड ऑपरेटर परफॉर्म करना है। एंड का मतलब है मल्टीप्लाई, एंड का मतलब है, अब देखो मैं इसको बाइट यहाँ बनाता हूँ, 8 बिट्स की बाइट होती है ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों बाइट्स मैंने बना ली। यहाँ पर है 0 0 0 0 1 0 1 0, ये हैं बिट्स किसकी, पूरी बाइट है किसकी, इसकी। ओके हो गया, यही है ना भाई। शुरू में 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 0 0 बाइट पूरी करने के लिए 1 0 0 1 1, ये 19 की बाइट है और ये ऊपर वाली 10 की बाइट है। अब आ जाते हैं इनके ऊपर एंड ऑपरेटर। एंड का मतलब मल्टीप्लाई, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। 0 1s आर 0, 1 1 इज 1, 0 0 0 1 0 0 0 1 0 और बाकी सारे भी 0। समझ आ गया? तो ये आंसर बना। अब ये आंसर जब बना तो इसको अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है आपने। इसको किस में कन्वर्ट करना है? अगर यहाँ 1 होता तो इसका मतलब होता 1। अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या हो गया 0। यहाँ 1 है बाइनरी में, तो डेसिमल में इसका मतलब होता है 2। ये पता है आपको? इसका लॉजिक ये है कि बाइट को कन्वर्ट करें 1 2 4 8 16 32 64 128, ये पूरी बाइट बन जाती है सारी मिला के 255। एक बाइट हो गई ना, एक बाइट कितने 255 बिट्स की, 255 तक का डेटा सेव कर सकती है एक बाइट हमारे डेसिमल का। ठीक है जी। तो ये इसकी सीधी सीधी कन्वर्जन है, जहाँ जहाँ 1 मिले वहाँ वहाँ इसको प्लस करते जाओ। अब देखो यहाँ 0 है, पहले वाले में 0 है तो ये तो 0 हो गया, ये भी 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 0। यहाँ 2 है तो 2 1 2, ये 0। क्या आंसर मिला? 2। तो देखिए डेसिमल में 2 आ रहा था हमारे पास, डेसिमल में क्या आ रहा था 2। ओके हो गया, कोई मसला?